हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज है 14 अप्रैल 2021 और आज के इस दिन के लिए इम्पॉर्टेंट नर्सिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स का वीडियो रेडी है। लेट्स बिगिन। आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज coarse rattling sound in a large airway known as। यदि किसी पर्सन में कोर्स रैटलिंग साउंड सुनाई देता है, लंग्स एक्सकल्टेशन करने पर कोर्स रैटलिंग साउंड सुनाई देता है, तो ये कंडीशन या ये साउंड किस प्रकार का साउंड कहलाता है? स्ट्राइडर, रोंकी, रेल या फिर वीजिंग? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज रेल। याद रखिएगा, कोर्स रैटलिंग साउंड यदि लार्ज एयरवे से आ रहा है तो ये साउंड रेल साउंड कहलाएगा। वीजिंग साउंड का मतलब होता है सीटी जैसी आवाज और ये जनरली हमें अस्थमा कंडीशन में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2, रेड कलर यूरिन इज सीन इन विच एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग। किस टीबी ड्रग को लेने से यूरिन का कलर रेड हो जाता है? रिफेम्पिसिन, इथैम्ब्यूटॉल, आइसोनियाजिड या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन? टीबी ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन ड्रग लेने के बाद पर्सन का जो यूरिन है वो रेड कलर का आने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूशन इज। यदि किसी पर्सन में मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूशन किया जा रहा है, ज़्यादा मात्रा में ब्लड चढ़ाया जा रहा है, तो इस सिचुएशन के फलस्वरूप कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है? हाइपोकैलीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया और हाइपोकैल्सीमिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ज़्यादा मात्रा में और तेज़ी से ब्लड चढ़ाने पर कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज हाइपरकैलीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। यदि किसी पर्सन में आप ज़्यादा मात्रा में ब्लड चढ़ाएंगे या तेज़ी से ब्लड चढ़ाएंगे तो उस पर्सन के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है और जो कैल्शियम है उसका लेवल घट सकता है। सिंपली कहें तो हाइपरकैलीमिया और हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन डेवलप हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, रैमसे स्केल इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। रैमसे स्केल का इस्तेमाल किसकी असेसमेंट में किया जाता है? सिडेशन, एंजियस पेशेंट, पेन या फिर अराउजल? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए, सिडेशन। किसी भी पर्सन में सिडेशन के लेवल का असेसमेंट करने हेतु हम रामसे स्केल का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मैनी आवर्स। ब्रेस्ट मिल्क को आप रूम टेम्परेचर पर कितने घंटों के लिए स्टोर कर सकते हैं? 4 घंटे, 2 घंटे, 8 घंटे या फिर 6 घंटे? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 4 आवर्स। ब्रेस्ट मिल्क को आप रूम टेम्परेचर पर 4 घंटों के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद इसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए, इसे उपयोग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विच कैन्यूला इज यूज्ड फॉर द फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन कैजुअलिटी फॉर अडल्ट पेशेंट। एक अडल्ट पेशेंट जिसका एक्सीडेंट हुआ है, इमरजेंसी में आता है, तो इस पेशेंट में यदि आपको फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है, फ्लूइड चढ़ाना है, तो इस इमरजेंसी सिचुएशन में उसमें कौन सा कैन्यूला आप लगाएंगे? पर्पल, ऑरेंज, ग्रे या ग्रीन? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ग्रीन कलर का जो कैन्यूला होता है उसे ब्लड ट्रांसफ्यूशन और फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए इफेक्टिव माना जाता है फॉर द अडल्ट पेशेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सीजन फ्लो रेट ऑफ नेजल कैन्यूला।
किसी पर्सन में नेजल कैन्यूला लगा हुआ है तो उससे जो ऑक्सीजन फ्लो होगी उसकी क्या रेट होगी? 5 से 8, 1 से 4, 1 से 3, 1 से 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1 to 4 लीटर्स। किसी भी पर्सन में यदि नेजल कैन्यूला लगा है तो नेजल कैन्यूला से ऑक्सीजन फ्लो की रेट 1 से 4 लीटर मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। क्रॉनिक एल्कोहलिक पेशेंट ब्लेम्स हिज फैमिली एनवायरनमेंट फॉर हिज एल्कोहलिज्म। एक पर्सन जो कि लंबे समय से अल्कोहल इनटेक कर रहा है, लंबे समय से अल्कोहल ले रहा है, वो अपनी इस आदत के लिए अपने परिवार को कारण मानता है। वो कहता है कि मेरी इस आदत की जिम्मेदार मेरी फैमिली है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म वॉज यूज्ड बाय दिस पेशेंट। इस सिचुएशन में हम पर्सन के द्वारा कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाना समझ सकते हैं? प्रोजेक्शन, डिनाइल, रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन। सिंपली इसमें पूछा जा रहा है कि अपनी गलती का ब्लेम दूसरों पर लगाना। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोजेक्शन। इस सिचुएशन में अपनी गलत आदत या क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की आदत का जिम्मेदार अपनी फैमिली को बता रहा है। इस सिचुएशन में उसके द्वारा प्रोजेक्शन नामक डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट। मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर्स एट विच एज। मोरो रिफ्लेक्स किस उम्र में डिसअपियर होता है? 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 8 महीने। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 3 months। मोरो रिफ्लेक्स लगभग 3 महीने की उम्र पर डिसअपियर हो जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 10 ऑर्डर ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हैंड वॉशिंग का ऑर्डर या सीक्वेंस क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, बैक ऑफ हैंड, रिस्ट, पाम। रिस्ट, पाम, बैक ऑफ हैंड, पाम, रिस्ट, बैक ऑफ हैंड, पाम, बैक ऑफ हैंड, रिस्ट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। इमेजिन करते जाइएगा साथ साथ। हैंड वॉशिंग कर रहे हैं आप तो सबसे पहले आप पाम्स यानी हाथ की हथेलियों को रब करेंगे, क्लीन करेंगे। उसके बाद हाथ के पीछे वाले हिस्से को, हथेली के बैक पार्ट, बैक ऑफ हैंड को आप क्लीन करेंगे। और इन दोनों पोर्शंस को क्लीन करने के बाद रिस्ट यानी हाथ की कलाई को आप साफ करेंगे। यही ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। हालांकि हैंड वॉशिंग के अलग अलग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेप्स बताए जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में दिए ऑप्शंस के अनुसार ये ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 स्पेसिफिक मास्क यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग H1N1। यदि किसी पर्सन में H1N1 के लिए मास्क यूज करना है तो आप कौन सा मास्क इस्तेमाल करेंगे? वेंचुरी मास्क, रीब्रीदर मास्क, हेपा मास्क, फेस मास्क। H1N1 flu, swine flu. The right answer is option C, that is HEPA mask. H1N1 से बचाव हेतु हम हेपा मास्क का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन आर यूज्ड इन केयरिंग फॉर अ पेशेंट विथ। किस पेशेंट की केयर करते समय आप कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन का इस्तेमाल करेंगे? डेंगू, टिटनेस, निमोनिया, MRSA। The right answer is option D, that is MRSA. Let's see the explanation first. MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus, is a bacterium that causes infection in different parts of body. MRSA का फुल फॉर्म है मैथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन का मतलब होता है ऐसी सावधानी
जो कि छुआछूत से संबंधित रोग को फैलने से बचाएं, यानी किसी भी पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से आप इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो उस कांटेक्ट के समय बीच में एक बैरियर या प्रिकॉशन का इस्तेमाल करना। जैसे आप किसी पर्सन को टच करने जा रहे हैं तो आपने ग्लव्स पहन लिया, आप इस तरह से खुद को बचा सकते हैं और यही कांटेक्ट प्रिकॉशंस कहलाते हैं। और MRSA यानी मैथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया जो है, उससे हमें कांटेक्ट प्रिकॉशन रखना आवश्यक रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, द ड्रग दैट शुड ओनली बी एडमिनिस्टर इन डाइल्यूटेड फॉर्म। नीचे बताई गई सभी ऑप्शंस में से आपको उस ड्रग को सेलेक्ट करना है जिसे आप केवल डाइल्यूटेड फॉर्म में ही एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं। ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लिनिकल प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट्स भी इसको जरूर याद रखें। द राइट आंसर इज पोटेशियम क्लोराइड, KCl। पोटेशियम क्लोराइड कैसोल नाम से ये इंजेक्शन आता है। इस इंजेक्शन में मुख्य रूप से पोटेशियम आयन है और हम सभी जानते हैं पोटेशियम हार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़तरनाक माना जाता है। जब कभी भी आप इस कैसोल इंजेक्शन को, पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करने जाएं तो हमेशा इसे डाइल्यूट कर लें, यानी इसकी जो एग्जैक्ट फॉर्म है उसे एग्जैक्ट एडमिनिस्टर ना करके इसमें डाइल्यूएंट मिलाएं, जिससे इसका थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और उसके बाद भी इसे बहुत ही स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे एडमिनिस्टर करना चाहिए। यदि आपने इसे बिना डाइल्यूट किए डायरेक्टली तेजी से एडमिनिस्टर कर दिया तो पर्सन के अंदर तुरंत कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा और पर्सन की अचानक से डेथ हो जाएगी। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी पोटेशियम क्लोराइड को आप पेशेंट में एडमिनिस्टर करें उस समय तुरंत प्रिकॉशन वाइज बिल्कुल स्लोली और डाइल्यूटेड फॉर्म में करें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ क्लिक अपॉन द लाइक बटन। Thank you. Question number 14. Which is preferred method for opening the airway of an unconscious patient who may have suffered with neck injury? आपके सामने एक पेशेंट है जिसमें नेक वाले रीजन में, गर्दन के हिस्से में इंजरी है, चोट है। तो इस पर्सन के एयरवे को ओपन करने के लिए आप नीचे बताए गए सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, मेथड इस्तेमाल करेंगे? हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, जॉ थ्रस्ट या फिर एक्सटेंशन ऑफ नेक? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी, जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर का इस्तेमाल करेंगे, जॉ थ्रस्ट मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, ऐसे पर्सन जिनमें आपको लगता है कि कमर के हिस्से यानी सर्वाइकल रीजन या गर्दन के पीछे चोट हो सकती है, उन पेशेंट्स का आपको कभी भी यदि एयरवे ओपन करना हो तो हमेशा आप जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर, जॉ थ्रस्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इस मेथड के इस्तेमाल से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इस मेथड में जो नेक वाला हिस्सा है, गर्दन वाला हिस्सा है या कमर के पास वाला, कमर से ऊपर वाला हिस्सा है, उसमें किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती। अगर मूवमेंट हो तो पर्सन की जो इंजरी है वो बढ़ सकती है, उसको रेस्पिरेशन में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से ऐसे पेशेंट जिनमें हमें लगता है कि नेक रीजन में, सर्वाइकल रीजन में इंजरी है, उसमें हमेशा एयरवे ओपन करने के लिए जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज जिन पेशेंट में मान लीजिए हमें लगता है कि नेक रीजन में या सर्वाइकल रीजन में इंजरी नहीं है, उनमें एयरवे ओपन करने के लिए हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट लीथल अरिथमिया इज। सबसे खतरनाक अरिथमिया कौन सा है? नीचे बताए ऑप्शंस में से। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, आर्ट्रियल टैकिकार्डिया, साइनस अरिथमिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट लीथल टाइप ऑफ अरिथमिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, VF, मोस्ट लीथल, बहुत खतरनाक, वेरी डेंजरस टाइप ऑफ अरिथमिया। क्वेश्चन नंबर 6,
मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज। नीचे बताए ऑप्शंस में से मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल कौन सा है? सार्कोमा, कार्सिनोमा, ऑस्टियोमा या फिर मेलेनोमा? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सार्कोमा। कनेक्टिव टिश्यूज में यदि मैलिग्नेंट ट्यूमर पूछा जाए आपसे तो आपको बताना है सार्कोमा इज अ बेस्ट एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड बिनाइन ट्यूमर? मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को हम सिंपली कहें तो बिनाइन ट्यूमर की अपेक्षा अधिक घातक माने जाते हैं, क्योंकि एम फॉर मैलिग्नेंट, एम फॉर मेटास्टेसिस, यानी ये ट्यूमर शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में स्प्रेड होते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स एक बॉक्स के अंदर बंद होते हैं, यानी कि उनकी तरफ चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है, एक आवरण पाया जाता है, एक शेल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये शरीर के दूसरे हिस्सों में नहीं फैलते। पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के द्वारा हम इसे बॉडी से रिमूव कर सकते हैं इजीली, इसलिए इसे हम कम घातक मानते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है मोस्ट डेंजरस माने जाते हैं एज कंपेयर टू द बिनाइन ट्यूमर्स। ऑलवेज रिमेंबर द मेजर डिफरेंस बिटवीन मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड बिनाइन ट्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 17, which is the predisposing condition of the occurrence of rheumatic fever in children? बच्चों में rheumatic fever नीचे बताई गई किस कंडीशन के द्वारा सबसे ज़्यादा होने की संभावना रहती है? ऑप्शन ए फेरेंजाइटिस, ऑप्शन बी ओटाइटिस मीडिया, ऑप्शन सी राइनाइटिस, ऑप्शन डी कॉन्ड्राइटिस। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए फेरेंजाइटिस। बच्चों में यदि फेरेंजाइटिस कंडीशन डेवलप है, इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स डेवलप हो रही है, तो इन बच्चों में चांसेस हैं कि रूमेटिक फीवर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर हाइड्रोसिफेलिस। हाइड्रोसिफेलिस के सर्जिकल मैनेजमेंट में आप कौन से नीचे बताए गए कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? बीटी शंट, ग्लैंड शंट, बाई डायरेक्शनल शंट या फिर वीपी शंट? हाइड्रोसिफेलिस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज वीपी शंट। हाइड्रोसिफेलिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे ब्रेन में मौजूद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या सीएसएफ का लेवल बढ़ जाता है, और सीएसएफ का लेवल बढ़ने के कारण ब्रेन में प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, ब्रेन का साइज बढ़ने लगता है। इस सिचुएशन को हम हाइड्रोसिफेलिस के नाम से जानते हैं, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम वीपी शंट का इस्तेमाल करते हैं। वीपी शंट की सहायता से हम ब्रेन में मौजूद एक्स्ट्रा फ्लूइड को, एक्स्ट्रा सीएसएफ को ड्रेन करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज वर्निक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम? किस विटामिन की कमी से वर्निक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से पर्सन में वर्निक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम होता है। विटामिन B1 को आप थायमीन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मिनिमम स्क्रबिंग टाइम फॉर सर्जिकल हैंड वॉश। सर्जिकल हैंड वॉशिंग परफॉर्म करते समय कितने मिनट तक मिनिमम आपको स्क्रबिंग या फिर घर्षण रगड़ना चाहिए हाथों को? ऑप्शन ए 2 मिनट्स, ऑप्शन बी 1 मिनट्स, ऑप्शन सी 5 मिनट्स, ऑप्शन डी 3 मिनट्स? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज 5 मिनट्स। सर्जिकल हैंड वॉशिंग परफॉर्म करते समय आपको मिनिमम 5 मिनट तक स्क्रबिंग करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर? मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर में कौन सी दवा प्रोफाइलैक्सिस के रूप में इस्तेमाल की जाती है? वॉल्प्रोवेट, लिथियम, हेलोपेरिडोल या फिर फेनेंटोइन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लिथियम। मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर के
प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट में हम लिथियम का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच इलेक्ट्रोलाइट हैज़ टू बी मेंटेन्ड इन लिथियम थेरेपी। यदि किसी पर्सन में आप लिथियम थेरेपी दे रहे हैं, लिथियम दवा चल रही है, तो उस सिचुएशन में आप उस पर्सन में कौन से इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना आवश्यक समझेंगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इम्पॉर्टेंट। या तो सिंपली आप कह सकते हैं कि लिथियम थेरेपी के दौरान कौन से इलेक्ट्रोलाइट में इम्बैलेंस देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज सोडियम। सोडियम लिथियम थेरेपी में हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, इसके लेवल को मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 23, हाईली हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन। हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन कौन सा है। एमएमआर, बीसीजी, ओपीवी, टीटी। हाईली हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन का एग्जाम्पल आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज टीटी। टीटी वैक्सीन को हम बताए गए सभी ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ड्रग इज रिलेटिवली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कौन सी दवा मना होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। सल्फोनाइल यूरिया, प्रोप्रेनालॉल, ज़िडोब्यूडीन, सिफेलोस्पोरिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सल्फोनाइल यूरिया। जो महिलाएं या माताएं अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, उन्हें कभी भी सल्फोनाइल यूरिया ड्रग नहीं देनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली मदर्स में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट कॉमन साइट फॉर सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन। यदि किसी पर्सन में आपको सेंट्रल लाइन कैथेटराइज करना है तो इसकी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए, इंटरनल जुगुलर वेन। ऑप्शन बी, फीमोरल वेन। ऑप्शन सी, बाइरेशियल वेन। ऑप्शन डी, रेडियल वेन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन के लिए मोस्ट कॉमन साइट मानी जाती है। इंटरनल जुगुलर वेन, याद रखिएगा इसे। विच सिरिंज इज यूज्ड फॉर द फ्लशिंग PICC। PICC को यदि आपको फ्लश करना है, साफ करना है, तो उसके लिए आप कौन से या कितने ml की सिरिंज का इस्तेमाल करेंगे। 1 ml, 2 ml, 5 ml, 3 ml। The right answer is option C, that is 5 ml। PICC को फ्लश करने के लिए हम 5 ml सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं। Peripherally inserted central catheter, also called PICC line, is a long thin tube that inserted through the vein in your arm and pass through a large veins near your heart। PICC का पूरा नाम है Peripherally Inserted Central Catheter। Peripherally Inserted Central Catheter ये एक लंबी और पतली ट्यूब होती है जिसे हम हमारे हाथ में मौजूद वेन से एडमिनिस्टर करते हैं और लार्ज वेन से होते हुए ये हमारे हार्ट के पास जाती है या हार्ट तक इसे पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, डेलीरियम ट्रिमर्स आर विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ। यदि किसी पर्सन में डेलीरियम ट्रिमर्स देखने को मिलें तो हम इसे किसका विड्रॉल सिम्टम्स मानते हैं। कोकीन, अल्कोहलिज्म, कैनाबिस, ओपियोइड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, अल्कोहलिज्म। याद रखिएगा, डेलीरियम जो है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम माना जाता है। मान लीजिए कोई पर्सन लंबे समय से अल्कोहल ले रहा है लेकिन अब उसे कुछ दिनों से या कुछ घंटों से अल्कोहल नहीं मिल पा रहा है, तो उसके अंदर
अल्कोहल ना मिलने के कारण कुछ सिम्टम्स आएंगे, कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स आएंगे, जिनमें से डेलीरियम एक बहुत इंपॉर्टेंट है। डेलीरम या डेलीरियम जो सिम्टम है, इसे याद रखिएगा आप अल्कोहलिज्म या अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम के रूप में जानते हैं। आई होप आप इसे भूलेंगे नहीं। डेलीरियम। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपके आज के वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लिक अपॉन द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इट्स नेम फॉर नर्सेस प्रिपरेशन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। ऑल द बेस्ट।